हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर मिर्जा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत। तो लास्ट क्लास में अपन ने गुप्त साम्राज्य के बारे में बात की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे गुप्त काल में। आप लोग लिखो, आप लोग लिखो गुप्त काल में। गुप्त काल में तो इसमें आप लिखो गुप्त काल में कला और वास्तुकला। गुप्त काल में कला और वास्तुकला, इसमें लिखो आप गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण कला और स्थापत्य कला, कला और स्थापत्य कला में उत्कर्ष विकास है। जिसका कारण कला और स्थापत्य कला में उत्कर्ष विकास है। फिर आगे लिखो गुप्त काल में राजकुमार, गुप्त काल में राजकुमार और अमीर व्यक्तियों ने अपने धन का एक हिस्सा कला और वास्तुकला में निवेश किया। अपने धन का एक हिस्सा कला और वास्तुकला में निवेश किया। गुप्त काल को भारतीय स्थापत्य कला का क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय स्थापत्य कला का क्लासिकल युग कहा जाता है। इस युग में पूर्व की कला की परंपराएं अपने चरम पर पहुंच गई। पूर्व की कला की परंपराएं अपने चरम पर पहुंच गई। आगे लिखो इस युग में कला के विकास में तीनों धर्म जैसे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, तीनों धर्मों ने अपनी सहभागिता निभाई। फिर इसके बाद आप लिखो रॉक कट। रॉक कट क्या होता है? चट्टान को काट के कोई कलाकृति बनाना। ठीक है, चट्टान को काट के कोई कलाकृति बनाना, इसको रॉक कट कहा जाता है। इसको हिंदी में भी रॉक कट कहते हैं। रॉक कट कला में हमें इस युग में नवीनता देखने को मिलती है। रॉक कट कला में हमें इस युग में नवीनता देखने को मिलती है। जैसे द्वार का अलंकरण। द्वार घुसने का स्थान होता है ना, गेट होता है जहां से अपन किसी भी मंदिर या किसी भी जगह पे घुसते हैं। जैसे द्वार का अलंकरण, गेट को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया। द्वार का अलंकरण और स्तंभों पर
विशिष्ट सजावट का कार्य, और स्तंभों पर, स्तंभ पिलर और स्तंभों पर विशिष्ट सजावट का कार्य। इसके नमूने हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इसके नमूने हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। फिर आगे लिखो, बाघ, बाघ, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। बाघ की गुफाएं कहां पे है? बाघ कौमा उदयगिरी, बाघ कौमा उदयगिरी, उदयगिरी, ये दोनों एमपी के अंदर है। ये सवाल आ रखा है कि बाघ की गुफाएं कहां पे हैं? बाघ कौमा उदयगिरी एमपी, और महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी बिहार, और महेंद्रगिरी बिहार। ये मैंने आपको गुफाओं के उदाहरण दिए हैं, जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं होगी, बाघ की भी गुफाएं हैं, उदयगिरी की भी गुफाएं हैं, महेंद्रगिरी की भी गुफाएं हैं। महेंद्रगिरी की गुफाएं हैं, इतनी फेमस नहीं है, उनमें थोड़ी बहुत पेंटिंग कर रखी है, लेकिन सबसे फेमस है अजंता की गुफाएं। उसके बाद नंबर आता है बाघ की गुफाएं, जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आ जाओ। उदयगिरी गुफा में, उदयगिरी गुफा में विष्णु और शिव, उदयगिरी गुफा में विष्णु और शिव से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। उदयगिरी गुफा में विष्णु और शिव से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। और महेंद्रगिरी गुफा में, और महेंद्रगिरी गुफा में बौद्ध और जैन धर्म, महेंद्रगिरी गुफा में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। अब अगला पैराग्राफ लिखोगे, रॉक कट के बाद में मंदिर, मंदिर, मंदिर में लिखो, मंदिरों का निर्माण वास्तव में, मंदिरों का निर्माण वास्तव में गुप्त काल से आरंभ माना जाता है। मंदिरों का निर्माण वास्तव में गुप्त काल से आरंभ माना जाता है। यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि मंदिरों का निर्माण कब से शुरू हुआ है, गुप्त काल से, इसका आंसर होगा गुप्त काल। जैसे मौर्य युग आप आंसर लगा दोगे, गलत हो जाएगा, या आने वाले समय हर्षवर्धन के युग का आप आंसर लगा दोगे, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस युग में नागर शैली, नागर, नागर, इस युग में नागर शैली में मंदिर बनाए गए। इस युग में नागर शैली में मंदिर बनाए गए, जिसका उद्भव 4th AD से माना जाता है, जिसका उद्भव 4th AD से माना जाता है, 4th AD से माना जाता है। उत्तर भारत में जो मंदिर की कला थी उसको कहते थे नागर, और जो दक्षिण भारत की मंदिर की कला थी उसको क्या कहते थे? द्रविड़। और एक और शैली है, 3 शैलियां रही है, नागर, द्रविड़, और तीसरी शैली कौन सी है? किसी ने बोला कुछ? तीसरी शैली कौन सी है? 3 तरह की शैली मिलती है मंदिरों की, नागर, द्रविड़, तीसरी पढ़ा है किसी ने? तीसरी है वेसर, वेसर शैली, वेसर शैली। वेसर शैली के हमें प्रमाण कर्नाटक के साइड में कुछ एक स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो 3 प्रकार की शैलियां भारतीय उपमहाद्वीप में मंदिरों की हमें मिली है। तो अब अपन क्या करते हैं, नागर शैली को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं मंदिर का। आप बनाओ साथ साथ, ठीक है? ये सबसे पहले के बने हुए मंदिर हैं, सबसे पहले। बाद में तो बहुत शानदार मंदिर बनाए गए। आपको पता है ना दक्षिण भारत में कितने बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाए गए, बड़े बड़े। सबसे पहला प्राचीनतम मंदिर
किस प्रकार से बनाया गया है, जो नागर शैली में बना था। अगर आपके स्थापत्य कला में सवाल आता है, आपके बीए के अंदर आ रखे हैं इस तरह के सवाल आते हैं, गुप्त काल के स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण शैली, तो उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हो। मैंने पहले कॉपियां चेक की थी ग्रेजुएशन में, तो उसमें यही सवाल आया था कि गुप्त काल की मंदिर शैली का विवरण दीजिए। तो उसमें बच्चों को पता नहीं होता, उन्होंने क्या लिखा, एक बच्चे ने लिख रखा था कि मंदिर में जूते चप्पल उतार के जाया जाता है। आप समझ गए? तो आपके ये हाल नहीं है कि आपको आंसर में ये लिखना पड़े, इसलिए आप क्वालिटी की चीज लिखो, जो आपने पढ़ा है वो लिखो, जो पता नहीं हो रहा अब ये लिखोगे। घंटी बजाया करते रहे लोग, जूते चप्पल उतार के जाया करते रहे मंदिर में, आप समझ गए ना? तो आपकी ये कंडीशन नहीं है, इसलिए उसके लिए पढ़ाई करो आप। ठीक है, तो ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले पहले बने हुए मंदिर। इसमें ये जो पोर्शन है, जो अंदर की तरफ कर्व है, नजर आ रहा है ना आपको, अंदर की तरफ कर्व हो रहा है, इसको शिखर कहते हैं, शिखर। शिखर। फिर ये एक स्पेरिकल पोर्शन है, स्पेरिकल, स्पेरिकल होता है ना, मतलब गोल, इसको कहते हैं अमलक, अमलक। और ये है जो बना रखा है, इसको कहते हैं कलश। कलश होता है ना इस तरीके से, कलश की आकृति है ये, इस तरह की कलश की आकृति, कलश। और कलश के ऊपर एक झंडा बना रखा है, फ्लैग। झंडा को कहते हैं पटाखा, पटाखा, पटाखा। और यहाँ पे जो दो बना रखे हैं ना, ये गेट के बाहर, गेट के बाहर इनको कहा जाता है द्वारपाल। द्वारपाल, द्वारपाल का क्या कार्य होता था? रक्षा करना। तो मंदिर के बाहर दो द्वारपाल बनाए गए थे, दो मूर्तियां बनाई गई थी जो मंदिर की रक्षा करेंगी। ऐसा माना जाता था कि मंदिर की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए गेट के बाहर दो द्वारपाल बनाए गए हैं। एक मध्यकालीन भारत में एक सवाल भी बनता है कि कौन से वंश को द्वारपाल कहा जाता है? द्वारपाल गुर्जर प्रतिहारों को कहा जाता है। उन्होंने अपने आप को द्वारपाल कहा है अपने अभिलेख में, हम द्वारपाल हैं। तो सवाल आ रखा है आईएएस के एग्जाम में कि द्वारपाल, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप है ना डिटेल में पढ़ोगे, कई सारी किताबें पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी, वरना ये इंफॉर्मेशन आप तक आ ही नहीं पाएगी। आपको पता भी होना चाहिए कि अगर जो गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपने आप को द्वारपाल कहा, तो पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बन सकता है, इसमें सवाल आया भी होगा। तो बड़े बड़े एग्जाम जो देते हैं उनमें वही पास होता है जिसको पता होता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत जरूरी है, सारी चीज के आप रट्टा नहीं मार सकते, इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको फोकस करना पड़ता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और उसके लिए समझ चाहिए। और समझ कहां से आती है? ऊपर से लेके नहीं आता कोई समझ, बचपन से किसी में समझ नहीं होती, वो समझ आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने से, कि लास्ट पिछले 5-7 सालों में किस किस प्रकार के क्वेश्चन है, तब उसको पता लगता है छटनी कैसे करनी है इन्फॉर्मेशन की, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेकार की इन्फॉर्मेशन है जिसमें अपन दिमाग नहीं लगाए। ठीक है, तो इन दो द्वारपाल को यहाँ पे प्लेस किया गया। फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है मंडप, मंडप। और यहाँ पे पिलर लगे हुए थे, पिलर, जो मंडप और जो मेन स्ट्रक्चर है मंदिर का उसको जोड़ते रहे पिलर इस तरीके से, इसको अंतराल कहा जाता है, अंतराल, अंतराल। अगर आपने ऐसा डायग्राम बना दिया ना, बीए में क्वेश्चन आ जाता है गुप्त काल के मंदिर शैली, तो समझ के चलो आपको 15-20 नंबर तो यूं ही ज्यादा दे देगा, डायग्राम देगा, कोई बनाएगा नहीं कोई डायग्राम। फिर एक होता है गर्भगृह, मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता है ना, ये गर्भगृह, गर्भगृह जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, मेन स्ट्रक्चर जहां पे पूजा की जाती है, गर्भगृह। और इस साइड में बना हुआ है, ये है तालाब जिसमें जल रखा जाता है। आप हाथ धो के तो अंदर जाओगे ना मंदिर के अंदर, अपन देखते हैं हाथ धोने पैर धोने की परंपरा कई जगह पे देखने को मिलती है, मस्जिदों में भी होती है ना,
अपने हाथ धो पैर धो उसके बाद आप मस्जिद में प्रवेश करो। उसी प्रकार से मंदिर में भी जल की व्यवस्था थी। आप अपने हाथ धो के पैर धो के उसके बाद मंदिर में प्रवेश करो। और ये है आउटर वॉल, बाहरी दीवार। बाहरी दीवार, बाहरी दीवार पे कई सारी मूर्तियां बनी होती थी। इसके चारों तरफ उसकी मूर्तियां बनी होती थी, सजावट अलंकरण का कार्य किया जाता था बाहरी दीवार पे। तो ये तो स्ट्रक्चर है नागर शैली का। फिर अपन आगे चल के देखते हैं। अभी तो क्या है, ऊपर एक चपटा है, रूफ बना रखी ना, इतनी सी छत बना रखी है। आगे चल के पूरा कोनिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, ये पूरा कोनिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। और दक्षिण भारत में जो शिखर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। शिखर को विमान कहने लग जाते हैं, विमान। और आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग जाता है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कर लेता है। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली में बदलाव आता है मंदिर के अंदर। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। और इससे भी पहले अगर अपन बात करें, गुप्त काल में सबसे पहला मंदिर किस प्रकार से बना होगा? बिल्कुल घर की तरह बना था, घर की तरह, फ्लैट रूफ जिसको कहते हैं, फ्लैट रूफ। जैसे घर बनाते हैं ना, जैसे ये कमरा बना हुआ है, उसी प्रकार के मंदिर बनाए गए। कोई शिखर नहीं था। जो पहले पहले मंदिर हमें देखने को मिलते, छत की तरह थे वो, प्लेन स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर ऐसे मंदिर बनाने लग गए। फिर आगे चल के द्रविड़ शैली में और ही अच्छे मंदिर बनाने लग गए। तो इसमें आप आगे लिखो, गर्भगृह। गर्भगृह में देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह में देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। इसमें केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकता था। इसमें केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकता था। आप भी नहीं घुस सकते ना गर्भगृह में, कोई घुसने देता है क्या आपको? केवल पुजारी होता है वहां पे। इसमें केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकता था। देवदासी प्रथा, किसी को पता है देवदासी प्रथा क्या है? बोलो। देवदासी प्रथा किसी और को पता है? कितनों को पता है? हाथ खड़ा करो। देवदासी प्रथा क्या है, पता है आपको? क्या है देवदासी प्रथा? भगवान की सेवा में रहना, वैसे रहना। सही है, तो कुछ बच्चों को पता है। तो देवदासी प्रथा अच्छी चीज थी, बुरी चीज थी? क्यों? सही, बिल्कुल सही कहा है। देखो, देवदासी प्रथा है ना, भगवान की सेवा में उपस्थित मंदिरों में रहने वाली महिलाएं हैं, जिनका काम होता था देवता की सेवा करना। लेकिन आगे चल के कुप्रथा में परिवर्तित होगी। कुप्रथा, कुप्रथा समझिए, फिर महिलाओं का शोषण किया जाने लग गया पुजारियों के द्वारा, और जो एम्प्लॉय हुआ करते थे मंदिर के, तो कुप्रथा के रूप में आगे चल के विकसित हुई। लेकिन शुरुआत में मात्र भगवान की सेवा में उपस्थित रहते थे ये देवदासी। तो इसमें लिखो, देवदासी प्रथा इस समय नहीं थी, वो आगे चल के आई है। खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा इस समय नहीं थी, क्योंकि केवल पुरुष ही मंदिर का कार्य देखते थे। क्योंकि केवल पुरुष ही मंदिरों का कार्य देखते थे। केवल पुरुष ही मंदिरों का कार्य देखते थे। जैसे देवदासी प्रथा चोल काल के मंदिरों में आई है, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो देवदासी प्रथा भी रही है। विजयनगर के मंदिरों में आई है देवदासी प्रथा, जिसका उल्लेख हमें साहित्य में देखने को मिलता है। फिर आगे लिखो, मंदिर का उच्च भाग, मंदिर का उच्च भाग अंदर की तरफ मुड़ता था। जैसे मुड़ रहा है ना, मंदिर का उच्च भाग अंदर की तरफ मुड़ता था, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर का उच्च भाग अंदर की तरफ मुड़ता था, जिसे शिखर कहा जाता था। तो लिखो, इसके ऊपर सपाट छत होती थी, छोटी सी छत बनी हुई है ना, इसके ऊपर सपाट छत होती थी, जिसके ऊपर अमलक
जिसके ऊपर अमलक, अमलक में लिखो गोलाकार आकृति, जिसके ऊपर अमलक, अमलक में लिखो गोलाकार आकृति रखी जाती थी, रखा जाता था, जिसके ऊपर अमलक रखा जाता था। फिर आगे लिखो अमलक के ऊपर, अमलक के ऊपर कलश रखा जाता था, अमलक के ऊपर कलश रखा जाता था, जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एकत्रित करता था। कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को एकत्र करता था। फिर आगे लिखो कलश के ऊपर एक झंडा लगाया जाता था, कलश के ऊपर एक झंडा लगाया जाता था, जो देवता की संप्रभुता का प्रतीक था, जो देवता की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब सर्वशक्तिशाली है भगवान, देवता की संप्रभुता का प्रतीक था। फिर लिखो गर्भगृह के बाहर द्वार के पास, गर्भगृह के बाहर द्वार के पास दोनों तरफ, गर्भगृह के बाहर द्वार के पास दोनों तरफ द्वारपाल लगाए गए, द्वारपाल लगाए गए, द्वारपाल लगाए गए। देखो किसी मंदिर में तो द्वारपाल किसी जानवर को दिखा रखा है, नंदी, बुल, बैल को दिखा रखा है, किसी मंदिर में गंगा और यमुना को द्वारपाल दिखा रखा है, उनकी आकृति बना रखी है गंगा और यमुना की, उनको द्वारपाल दिखा रखा है। यह द्वारपाल मनुष्य और पशु दोनों बनाए गए, यह द्वारपाल मनुष्य और पशु दोनों बनाए गए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी कि नागर शैली में मंदिर में जो द्वारपाल बनाए गए वो केवल मनुष्य के होते थे। गलत होगी ना स्टेटमेंट, पशु के भी होते थे, या स्टेटमेंट आ जाएगी केवल पशु के होते थे, वो भी गलत होगी, मनुष्य के। इस तरह के सवाल आते हैं, समझ लो, मेरे सामने इंफॉर्मेशन आई तो मैंने यहाँ पे एक सवाल बना लिया। इसी तरीके के सवाल एग्जाम में बनाए जाते हैं। आपको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना, भूल मत जाना कि मनुष्य भी होता है, कि गंगा यमुना भी है, नंदी बुल भी है, मैंने बात की, और मनुष्य भी है, कुछ देवता भी हैं छोटे जो द्वारपाल के रूप में बनाए गए। फिर आगे लिखो स्तंभों के एक बरामदे को, स्तंभों के एक बरामदे को अंतराल कहा जाता था। स्तंभों के एक बरामदे को पैसेजवे, स्तंभों के एक बरामदे को अंतराल कहा जाता था, जो गर्भगृह को बाहर के मंडप से जोड़ता था, जो गर्भगृह को बाहर के मंडप से जोड़ता था। मंडप में भक्त पूजा करने हेतु इकट्ठा होते थे, मंडप में भक्त पूजा करने हेतु इकट्ठे होते थे। फिर आगे लिखो मंदिर को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, मंदिर को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। साथ ही एक छोटे कुंड की व्यवस्था थी, साथ ही एक छोटे कुंड की व्यवस्था थी जिसमें पवित्र जल रखा जाता था। साथ ही एक छोटे कुंड की व्यवस्था थी जिसमें पवित्र जल रखा जाता था। अब इसमें आप आगे लिखो
नागर शैली के मंदिरों में, अब विशेषता है उसकी, नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह बाहर से, नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह बाहर से अलंकृत होता था। गर्भगृह बाहर से अलंकृत होता था, लेकिन अंदर से सपाट रहता था। लेकिन अंदर से सपाट रहता था। समझ गए ना? जो गर्भगृह है बाहर से तो उसकी मूर्तियां लगा रखी, लेकिन अंदर से सपाट है। आप गर्भगृह के अंदर जाओगे ना तो आपको इस तरह मूर्तियां नजर नहीं आएगी, ऐसा कमरा नजर आएगा, लेकिन बाहर की तरफ मूर्तियां लगा के उसको अलंकृत किया जाता था। ये नागर शैली की विशेषता है ये। फिर आगे लिखो, आगे चलकर शिखर, आगे चल के शिखर चोटीदार बन गया। चोटीदार, कॉनिकल, चोटीदार। वो आगे जो फ्लैट रूफ है उसको हटा दिया, जो सपाट छत है उसको हटा दिया। आगे चल के शिखर चोटीदार बन गया। अब लिखो आगे, गुप्त काल के मंदिरों के उदाहरण। इनमें सवाल आते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ है जीएस में। गुप्त काल के मंदिरों के उदाहरण, इसमें लिखो पहला नाचना कुथरा, जगह का नाम है नाचना कुथरा। नाचना कुथरा, यहां पर पार्वती का मंदिर मिला है। यहां पर पार्वती का मंदिर मिला है। पार्वती का मंदिर मिला है नाचना कुथरा। ब्रैकेट में लिखो एमपी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। दूसरा है घुमरा। घुमरा इतिहास में यही है भाई, आपको ये सब्जेक्ट रखना है तो नामों के रट्टे मारने पड़ेंगे और कुछ नहीं। इतिहास में यही है, नाचना कुथरा घुमरा। इनको भूल जाओ अगर, फिर आपको भी एग्जाम नहीं निकलेगा। इनको याद रख लिया तो आपके सारे एग्जाम निकलते जाएंगे। घुमरा, घुमरा में शिव का मंदिर मिला है। घुमरा में शिव का मंदिर मिला है। ब्रैकेट में लिख दो एमपी। घुमरा में शिव का मंदिर मिला है। यहां पर गर्भगृह के बाहर, यहां पर गर्भगृह के बाहर एक चलने का रास्ता बनाया गया। यहां पर गर्भगृह के बाहर एक चलने का रास्ता बनाया गया। तो मैंने क्या बोला है, सपोज करो ये गर्भगृह है, ठीक है, और यहाँ पे इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे देवी देवता की मूर्ति रखी हुई है। अब मैं बात कर रहा हूँ चलने का रास्ता, एम्बुलेटरी पैसेज। इस मंदिर में हमें मिला है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ये मंदिरों के। हाँ, किसी ने कुछ बोला? हाँ, रास्ते का पहले पूरा सुनो तो, पूरा सुनो तो। तुम कह रही हो फ्लाइट से आते, फ्लाइट यहाँ कहाँ आ गई गुप्त काल के मंदिरों में है? फ्लाइट में सीधा पहुंच गई, बस में पहुंच जाती, कार में पहुंच जाती, ट्रेन में पहुंच जाती, सीधे फ्लाइट में पहुंच गई है। थोड़ा पहले सुन तो, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पहले सुन तो। सीधा हवाई जहाज में पहुंच गई, साइकिल में पहुंच जाती। एक चलने का रास्ता था। यहाँ के मंदिर में गए, कौन सा मंदिर है पास का? ये है ना, बीकानेर के रास्ते में आता है, क्या नाम है उसका? नागनी जी मंदिर नहीं, कौन सा है ये? हाँ, देशनोक मंदिर। देशनोक का मंदिर है, तो उसमें क्या है, अब मंदिर का गर्भगृह, उसके पास में चलने का रास्ता ना, आप चारों तरफ चक्कर लगाते हो तो वहां क्या फ्लाइट आती है, बस आती है, कार आती है, ट्रेन आती है, क्या आती है उस जगह पे? आप बताओ क्या आती है? उसे चलने के रास्ता है, चारों तरफ अपन चलते हैं ना। तो पहले सुना करो, निष्कर्ष निकालने में जंप मत किया करो। जैसे उस बच्चे ने लिखा ना एग्जाम में, चप्पल जूते उतार के मंदिरों में जाया करते थे, उस तरीके से आप मत लिख देना।
कि मंदिर में फ्लाइट आया करती थी, बस आया करती थी, कार आया करती थी। ठीक है, ये मजाक की बात है, लेकिन बच्चे लिख देते हैं। आप देखो ना कितनी हास्यास्पद चीजें लिखी है। मंदिर में घंटी बजाया करते थे, ये आंसर हुआ है क्या? मंदिर में जाने से पहले घंटी बजाया करते थे। तो जब नॉलेज नहीं होगी ना तो ऐसे टोरेबाजी करेंगे बच्चे। ठीक है, तो उसको एक चलने का रास्ता कहा जाता है इसके चारों तरफ। और ये हमें कहाँ पे मिला है? कौन सा मंदिर है? बुमरा का मंदिर है, शिव का। ठीक है, देखो धीरे धीरे विकास हुआ मंदिरों का, आप समझ रहे हो, क्रमिक विकास हुआ। पहले इस तरह का रास्ता नहीं हुआ करता था चारों तरफ चलने का, धीरे धीरे चलने का रास्ता हुआ, शिखर भी ज्यादा ऊंचा होता गया। पहले बिल्कुल चपटे मंदिर हुआ करते थे, बाद में शिखर बनाने लग गए, फिर पूरा शिखर बनाने लग गए जिसको विमान कहने लग गए। तो मंदिरों का क्रमिक विकास हुआ है। एक साथ कोई मंदिर का स्ट्रक्चर हमें शुरू में इसी प्रकार के मिला, कि धीरे धीरे उसमें विकास देखने को मिलता है। अब देखो ये सब ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं इसमें। फिर आगे लिखो देवगढ़। देवगढ़ में विष्णु का मंदिर मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ में विष्णु का मंदिर मिला है, जिसको पंचयत्न मंदिर कहा जाता है। पंचयत्न मंदिर कहा जाता है। ये सवाल आईएएस में आ रखा है, पंचयत्न मंदिर। पंचयत्न क्या चीज है? एक मंदिर की शैली है, एक मूर्ति की शैली है, एक किताब का नाम है, एक लेखक का नाम है। समझ गए? तो मंदिर की शैली है पंचयत्न शैली। देवगढ़ में जो विष्णु को मंदिर मिला है, पंचयत्न शैली का कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? पंचयत्न का मतलब पांच। पांच तो आपको नजर आ रहा है ना आगे, पंच। तो ये एक विशेष प्रकार का मंदिर है जिसमें अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक स्ट्रक्चर तो यहां बना हुआ है जिसमें एक देवता रख रखा है, फिर चार स्ट्रक्चर यहां बना रखे, सब्सिडरी स्ट्रक्चर, जिनको अपन पूरक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और यहाँ पे एंट्रेंस है, समझ गए? तो पांच एक प्रकार से हमें श्राइन से देखने को मिलती है, जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति रखी है। समझ गए ना पंचयत्न का क्या मतलब है? ये वाला स्ट्रक्चर हमें देवगढ़ के विष्णु टेम्पल में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप आगे लिखो। अब ये मंदिर का खत्म हो गया, उसके बाद अपन लिखते हैं स्तूप। स्तूप, गुप्त काल में हमें स्तूप भी मिलते हैं। गुप्त काल में हमें स्तूप भी मिलते हैं, जैसे सारनाथ। सारनाथ में धार्मिक स्तूप। ये सवाल आ सकता है कि जो धार्मिक स्तूप है किस काल का है? धार्मिक, सारनाथ में धार्मिक स्तूप, और उड़ीसा में, सारनाथ में धार्मिक स्तूप और उड़ीसा में रत्नगिरी स्तूप। उड़ीसा में रत्नगिरी स्तूप। ठीक है, वैसे इस समय तक आते आते स्तूप बनने बहुत कम हो गए थे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसका पतन हो रहा था। बौद्ध धर्म अपने चरम पे कब रहा है? उत्तर मौर्य काल में और मौर्य काल में। लेकिन गुप्त काल आते आते हमें बौद्ध धर्म का पतन देखने को मिलता है। इसी के साथ ही हम अपने डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।